हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम चैप्टर्स 1 एंड 2 फ्रॉम द सैम्पल पेपर 2024 एंड 25। द चैप्टर्स आर इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस एंड चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। इन दोनों चैप्टर्स से 6 क्वेश्चंस जो हैं वो इस साल के सैम्पल पेपर से पूछे गए हैं। एनालिसिस ऑफ द सैम्पल पेपर में हमने हर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जो लास्ट ईयर का सैम्पल पेपर था 2023 और 24 का, उसमें भी 6 ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ तक कि क्वेश्चन नंबर्स भी सेम है। जो टोटल 34 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस साल के सैम्पल पेपर में मैंने आपको एनालिसिस में बता दिया है कि वॉल्यूम 1 से, जो कि चैप्टर 1 एंड 2 है, उससे 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वॉल्यूम 2 दैट इज चैप्टर 3 एंड 4, उससे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वॉल्यूम 3 दैट इज चैप्टर्स 5 एंड 6, उससे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वॉल्यूम 4 क्योंकि बड़ा वॉल्यूम है, चैप्टर्स 7 एंड 8, उससे 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड वॉल्यूम 5 दैट इज चैप्टर्स 9 एंड 10, उससे भी 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस तरह से ये जो 34 क्वेश्चंस हैं, हर एक वॉल्यूम से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन नंबर्स मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये 6 क्वेश्चंस जो कि चैप्टर्स 1 और 2 से पूछे गए हैं। इनके आंसर्स डिस्कस करेंगे, टाइपोलॉजी ऑफ द क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करना है ये भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर 2023 और 24 में भी ये 6 क्वेश्चंस जो आए थे वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। इसकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो ये 6 क्वेश्चंस की वीडियो भी आप देख लेंगे। और आज जो 6 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उनकी प्रेजेंटेशन टिप्स भी, टाइपोलॉजी भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो ये दोनों वीडियोस देखने के बाद बच्चों आपको बहुत ही क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि चैप्टर्स 1 और 2 उसमें से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन्हें हमें कैसे आंसर करना है। 16 नंबर के 6 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार आप फिर से अपने पास क्वेश्चन नंबर्स नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 9, ये 3 क्वेश्चंस एक एक नंबर के। क्वेश्चन नंबर 23 एक क्वेश्चन 3 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 25 एक क्वेश्चन 4 नंबर का। एंड क्वेश्चन नंबर 34 एक क्वेश्चन 6 नंबर का। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सेलेक्ट द टाइप ऑफ हुंडी where the merchant on whom the hundi is drawn has to have a certain level of credit worthiness in the market। यहाँ पे टाइप ऑफ हुंडी पूछी गई है। ये हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स से क्वेश्चन है। जो टाइप्स ऑफ हुंडीज हैं वो हमने दो तरह की ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं, दर्शनी हुंडीज एंड मुद्दती हुंडीज। तो दर्शनी हुंडी में एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ हुंडी होती है जो कि उस पर ड्रॉ की जाती है जिसकी क्रेडिट वर्दिनेस होती है। और 4 तरह की दर्शनी हुंडीज हमने कर रखी हैं, धनी जोग, सहजोग, फरमान जोग एंड देखनहार। तो जो हुंडी उस मर्चेंट पे ड्रॉ की जाती है जिसकी क्रेडिट वर्दिनेस होती है उसको हम कहते हैं सहयोग हुंडी। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज सहयोग हुंडी। तो एक बार आप टाइप्स ऑफ हुंडीज रिवाइज कर लेंगे। जो वीडियो मैंने बना रखी है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स पे, उस वीडियो को भी देख लेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं या जो इवेंट्स हैं या जो भी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री हमने पढ़ रखी है ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, उस पर से किसी भी तरह का इस तरह का एमसीक्यू पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। According to section 464 of a particular act, maximum number of partners in a partnership firm can be 100. But as per the company's rule 2014, the maximum number of partners in a partnership can be how much? तो यहाँ पर दो fill in the blanks हैं इस क्वेश्चन में। एक फिलअप में आपको एक्ट आइडेंटिफाई करना है और दूसरे फिलअप में आपको नंबर ऑफ पार्टनर्स आइडेंटिफाई करने हैं। यहाँ पर सेक्शन 464 की बात हो रही है जो कि पार्टनरशिप एक्ट में नहीं होता है। इसका मतलब हमें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से सेलेक्ट करना है।
और ऑप्शन सी में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो 200 दे रखे हैं, जो कि सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रूल जो है वो 50 होते हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो 100 होते हैं। तो यहाँ पर जो कंपनीज एक्ट है 2013 हमारे पहले फिलअप में आएगा और दूसरे फिलअप में आएगा 50। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है, that according to section 464 of the Companies Act 2013, the maximum number of partners can be 100, but according to the Companies Rule 2014, the maximum number of members in the partnership firm can be 50. पार्टनरशिप के बारे में हमने काफी डिटेल्स कर रखी हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो इन सारी डिटेल्स की बेसिस पे ये हमने आंसर का सही ऑप्शन आइडेंटिफाई करा है, दैट इज ऑप्शन ए। एक और क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन नंबर 9, वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्वेश्चन है। द सोसाइटी एम्स टू फाइट अगेंस्ट द बिग कैपिटलिस्ट एंड एनहेंस द बार्गेनिंग पावर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। सेलेक्ट द टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो बहुत ही सिंपल आइडेंटिफिकेशन है, द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स की बात हो रही है, तो डेफिनेटली इट इज प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इसके अलावा हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑलरेडी कवर अप कर रखी हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज कंज्यूमर्स की सोसाइटीज होती हैं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज मार्केटर्स की सोसाइटीज होती हैं, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी स्मॉल फार्मर्स की सोसाइटीज होती हैं, और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स की सोसाइटी होती है जो कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स को बिग कैपिटलिस्ट से सेव करती है और उनकी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाती है, that type of a society is called the producers cooperative society। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में से टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे रिवाइज कर लेंगे, और यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो एक एक नंबर के तीनों क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23, जो कि 3 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 23 चैप्टर 2 से ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये छोटी सी केस स्टडी है, और ये केस स्टडी किस पर है, ऑन द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछा गया है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ पार्टनर बीइंग हाइलाइटेड इन द अबव केस, और फिर उसके बाद उसका सेकंड पार्ट पूछा गया है मेंशन द वे आउट थ्रू विच केशव कैन गेट अवे फ्रॉम द क्लेम ऑफ मोहन। तो केस स्टडी पढ़ने के बाद ही पहले हम टाइप ऑफ पार्टनर आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, और फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट का आंसर कर पाएंगे। तो अब हम केस स्टडी रीड कर लेते हैं। हरी टेल्स मोहन इन द प्रेजेंस ऑफ केशव that Keshav is a partner in the firm of Hari Enterprises. Keshav shows no objection to the statement of Hari. Now Mohan gives a loan of rupees 50,000 to Hari Enterprises under the impression that Keshav is a partner in the firm. Later on, Hari Enterprises was unable to repay the loan to Mohan. Therefore, Mohan filed a suit against Keshav to repay the loan. In return, Keshav refused to repay the loan on the ground that he is not a partner in Hari Enterprises. But court took the decision in favor of Mohan as Keshav knowingly allowed himself to be represented as a partner in the partnership firm. तो जब हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स डिस्कस करे थे, तो एक टाइप ऑफ पार्टनर हमने डिस्कस करा था नॉमिनल पार्टनर, और उसकी भी हमने 2 कैटेगरीज डिस्कस करी थी, पार्टनर बाय एस्टॉपल और दूसरी कैटेगरी पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो ये दोनों तरह के पार्टनर्स जो हैं वो नॉमिनल पार्टनर्स होते हैं। नॉमिनल पार्टनर एक्चुअली कहते किसको हैं, जो कि पार्टनर होता ही नहीं है लेकिन उसको पार्टनर मान लिया जाता है। कैसे, या तो वो अपने आप को खुद से पार्टनर रिप्रेजेंट करता है, वो पार्टनर नहीं होता, दैट इज पार्टनर बाय एस्टॉपल, या उसकी प्रेजेंस में उसको पार्टनर रिप्रेजेंट किया जाता है और वो उस पर ऑब्जेक्ट नहीं करता है, तो वो होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो यहाँ देखिए इस केस स्टडी में क्या बताया गया है कि हरि जो है वो मोहन को ये बताता है इन प्रेजेंस ऑफ केशव कि केशव भी पार्टनर है, और केशव जो है उस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाता है। तो यहाँ पर केशव क्या हो गया, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। केशव अलाउड हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर इन द फर्म बट ही इज नॉट अ पार्टनर। तो पहला आंसर हमारा क्या होगा,
the partner identified in the above case is a nominal partner by holding out. और उसकी एक्सप्लेनेशन में आप एक लाइन में ही एक्सप्लेन कर देंगे कि पार्टनर बाय होल्डिंग आउट वो पार्टनर होता है जिसको एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन वो इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं करता है और अलाउ करता है टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर। तो इस तरह का पार्टनर जो है वो नॉमिनल पार्टनर होता है बाय होल्डिंग आउट। वो ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना उसका प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर होता है, लेकिन उसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। इस तरह से 2-3 पॉइंट्स उस पार्टनर के बारे में आप एक्सप्लेन कर देंगे और फिर अब हम बहुत आसानी से सेकंड पार्ट का भी आंसर कर पाएंगे। द वे आउट थ्रू विच केशव कैन गेट थ्रू फ्रॉम द क्लेम्स ऑफ मोहन, कि किस तरह से वो मोहन के क्लेम से बच सकता है अगर वो अंडरटेकिंग दे दे दैट ही इज नॉट अ पार्टनर, तभी वो मोहन के क्लेम से बच सकता है। अगर वो इस तरह की कोई भी डेक्लेरेशन या अंडरटेकिंग नहीं देता है और अपने आप को अलाउ करता है टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर, तो वो इस तरह के क्लेम से नहीं बच सकता है। तो इसके फर्स्ट पार्ट 2 नंबर का है। डेफिनेटली इसमें आपको आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन करना है और एक लाइन में बताना है आपको किस तरह से केशव जो है वो क्लेम्स ऑफ मोहन से अपने आप को बचा सकता है। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पे ये केस स्टडी है और सारे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एक बार आप फिर से रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पर नॉमिनल पार्टनर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो डेफिनेटली एनुअल एग्जाम्स में आपसे एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, किसी भी तरह के पार्टनर पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 जो कि 4 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 25, ये आप देख सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन है एंड दैट क्वेश्चन इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी। और केस स्टडीज आंसर करने के लिए बेसिक रूल होता है कि पहले हमें क्वेश्चन रीड करना होता है और उस क्वेश्चन के हिसाब से हमें केस को पढ़ना होता है और उसमें से आंसर्स ढूंढने होते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच तरुण एंड वरुण आर इन्वॉल्व। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करनी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब हम केस पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस that have not been mentioned in the above paragraph between the activities in which Tarun and Varun are involved। इसका मतलब इस केस स्टडी में कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस भी ऑलरेडी दे रखे होंगे इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि तरुण और वरुण कर रहे हैं। तो जो पॉइंट्स हमें ऑलरेडी पैराग्राफ में दे रखे हैं उनको हमें इग्नोर करना है और हमें कुछ और डिफरेंसेस बताने हैं तरुण और वरुण की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो कि इस पैराग्राफ में नहीं दे रखे हैं। तो चलिए केस को रीड कर लेते हैं। 3 फ्रेंड्स हैं, अरुण, तरुण एंड वरुण। दे आर एंगेज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज टू अर्न देयर लाइवलीहुड। तो जो भी एक्टिविटीज लाइवलीहुड अर्न करने के लिए कंडक्ट की जाती हैं, दे आर कॉल्ड एज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब अरुण, तरुण और वरुण एक्चुअली क्या कर रहे हैं ये केस पढ़ने से पता लगेगा। Arun describes his occupation by saying that transfer of interest is not possible in case of my occupation। तरुण कह रहा है कि मेरी ऑक्यूपेशन में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है और वो ये भी कह रहा है दैट एट द सेम टाइम इट डज नॉट रिक्वायर एनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब अरुण जो है वो कहीं पर एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व है, क्योंकि उस एम्प्लॉयमेंट में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट भी पॉसिबल नहीं होता और कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए होती है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में अरुण की ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा नहीं गया है, हमसे पूछा गया है तरुण और वरुण की ऑक्यूपेशन के बारे में। तो अब तरुण क्या बता रहा है अपनी ऑक्यूपेशन के बारे में, दैट इन माई ऑक्यूपेशन ऑल्सो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल बट वन नीड्स टू possess हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन अ पर्टिकुलर फील्ड। तो तरुण जो है वो ये बता रहा है कि उसकी ऑक्यूपेशन में भी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। तो इसका मतलब कि जो तरुण है वो किस में इन्वॉल्व है, वो प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, one of the economic activity where the transfer of interest is not possible but specialized knowledge is required।
तीन तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमने पढ़ रखी है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अरुण की तो हो गई एम्प्लॉयमेंट, और तरुण की जो हमने आइडेंटिफाई की है वो क्या आइडेंटिफाई की है, प्रोफेशन। अब वरुण क्या बता रहा है, इन हिज ऑक्यूपेशन द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल विथ सम फॉर्मेलिटीज एंड ऑल्सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज असेंशियल। तो इसका मतलब वरुण जो है वो किस इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर तरुण और वरुण की जो एक्टिविटीज हम आइडेंटिफाई करेंगे, पैशन एंड बिजनेस, और इन दोनों एक्टिविटीज में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट और नॉलेज रिक्वायर्ड इन बेसिस पे ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। तो अब हमें प्रोफेशन और बिजनेस के कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं जो यहाँ पर डिस्कस नहीं हुए, उन बेसिस पे हमें डिस्टिंग्विश करना है। तो हम रिटर्न्स की बेसिस पे, नेचर ऑफ वर्क की बेसिस पे, एस्टैब्लिशमेंट मोड की बेसिस पे जो यहाँ पे डिस्कस नहीं हुए हैं, उस पर हम डिफरेंसेस हाईलाइट कर सकते हैं बिटवीन द प्रोफेशन एंड द बिजनेस। प्रेजेंटेशन आपको कैसे करनी है बच्चों, कि सबसे पहले आपको पार्ट ए आंसर करना है, द डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच तरुण एंड वरुण आर इन्वॉल्व आर प्रोफेशन एंड बिजनेस। और आप इसको टेबुलर फॉर्म में अटेम्प्ट करेंगे हमेशा। मैं आपको बताती हूँ कि केस स्टडीज जो हैं वो टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करने से ज्यादा अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप एक्टिविटीज मेंशन कर देंगे, एक्टिविटीज में आप मेंशन कर देंगे बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस के आगे आप नाम लिख देंगे वरुण का, और प्रोफेशन के आगे आप नाम लिख देंगे तरुण का। तो ये हो जाएगा आपका पार्ट ए। और फिर जब आप पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस लिखेंगे तो अगेन आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो एक टेबल आप बना लेंगे बेसिस का, एक आप बना लेंगे प्रोफेशन का, और एक आप बना लेंगे बिजनेस का। यहाँ पर आपसे तीन डिफरेंसेस पूछे गए हैं, तो तीन बेसिस आप लिखेंगे। आप एक बेसिस ले लेंगे मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, एक बेसिस आप ले लेंगे रिटर्न, एक बेसिस आप ले लेंगे नेचर ऑफ वर्क। और ये तीन पॉइंट्स क्योंकि इस केस स्टडी में डिस्कस नहीं किए गए हैं, तो इन बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर देंगे कि जो मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट होता है, प्रोफेशन के लिए डिग्री चाहिए होती है, बिजनेस के लिए जो है वो बिजनेसमैन है या जो एंटरप्रेन्योर है उसका डिसीजन चाहिए होता है। रिटर्न्स जो है वो प्रोफेशन में इन द फॉर्म ऑफ फीस होते हैं, बिजनेस में इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं। और जो नेचर ऑफ वर्क होता है, प्रोफेशन में एक्टिविटीज सर्विसेज रेंडर की जाती हैं, और बिजनेस में जो है वो प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। तो इस तरह से टेबुलर फॉर्म में आप ये 4 नंबर की केस स्टडी को परफेक्टली आंसर कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 1 का, इसको भी आप रिवाइज कर लेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34, दैट इज ऑफ 6 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बच्चों, ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, जिसमें कंपनी की फॉर्मेशन के बारे में, कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्वेश्चन है। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस में फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी हमने 4 स्टेजेस कर रखी हैं। ये भी एक केस स्टडी है। इस केस स्टडी का भी हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 3 क्वेश्चंस यहाँ पर हमसे पूछे गए हैं कि मेंशन द डॉक्यूमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी दैट इज हाईलाइटेड अबव। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है कॉन्ट्रैक्ट जिसकी बात हो रही है इस केस स्टडी में। और फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि जो क्लेम्स हैं आलिया लिमिटेड के, वो रिफ्यूज कर दिए बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, तो उसका रीजन हमें पता करना है फ्रॉम द केस। तो अब केस स्टडी हम पढ़ लेते हैं। एक्सिस लिमिटेड मेड एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी ऑन 3 मार्च 2024 with an objective to manufacturing jute bags and sell it within the country। तो यहाँ पर पहली ही लाइन से हमें आंसर ए मिल गया कि जिस डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, जो एक्सिस लिमिटेड ने एप्लीकेशन दी है टू द रजिस्ट्रार फॉर द रजिस्ट्रेशन, तो डेफिनेटली कौन से डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो हमारा आंसर ए हो गया यहाँ पर कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो चाहिए एक्सिस लिमिटेड को, क्योंकि उसने रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन सबमिट की है टू गेट इट रजिस्टर्ड। और रजिस्ट्रेशन के बाद जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है वो होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एप्लीकेशन दी है कंपनी ने 3 तारीख को।
The registrar issued the document on 8th March, mentioning the date of 5th March on it. तो 3 तारीख को एप्लीकेशन दी, 8 तारीख को रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट इशू करा है, लेकिन उस सर्टिफिकेट में जो डेट मेंशन्ड है वो है 5 मार्च. Later on, it was discovered that the company had already entered into a contract with the Alia Limited on 4th March, which it couldn't complete, and Alia Limited filed a suit against the company and also questioned on the existence of Excess Limited. But the court refused the claim of Alia Limited. तो यही क्वेश्चन हमसे पार्ट सी में पूछा गया है कि क्यों कोर्ट ने आलिया लिमिटेड का क्लेम रिफ्यूज करा. और उससे पहले वाले क्वेश्चन में बी में हमसे पूछा गया है द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच एक्सेस लिमिटेड हैज एंटर्ड. तो यहाँ पर फिर से लाइंस में पढ़ लेती हूँ दैट द कंपनी हैड ऑलरेडी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द आलिया लिमिटेड ऑन 4th मार्च. तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी ने एंटर करा है वो 4 तारीख को एंटर करा है और सर्टिफिकेट इशू हुआ है 8 तारीख को. तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फर्स्ट स्टेज दैट इज द प्रमोशन स्टेज में किया गया है. और प्रमोशन स्टेज में जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स. तो जो हमें कॉन्ट्रैक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं उसका नाम है प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स. और उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन हम कर देंगे 2-3 लाइनों में कि सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर एंटर्ड इनटू द प्रमोशन स्टेज. Such contracts are entered by the promoters of the company, and such contracts are not the binding on the company. Why they are not the binding on the company? क्योंकि company has not actually got registered. तो ये जो सारे प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये गुड फेथ में कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं. प्रोमोटर्स इन कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं. तो प्रोमोटर्स ना तो ओनर्स होते हैं कंपनी के, ना ट्रस्टीज होते हैं. They are only the professional promoters who conceive an idea and who convert the business idea, give the practical shape to the idea. तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोमोटर्स लेते हैं इन द प्रमोशन स्टेज उन्हें प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं और वो लीगल बाइंडिंग नहीं होते हैं कंपनी पर. तो इसीलिए थर्ड आंसर भी अब हमारा क्लियर हो गया कि जो क्लेम आलिया लिमिटेड का है वो रिफ्यूज कर दिया कोर्ट ने क्योंकि ये प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स के क्लेम है जो कि बाइंडिंग ऑन द कंपनी नहीं होते हैं. कंपनी पर सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंडिंग होते हैं जिसमें कंपनी एंटर करती है आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. तो सारी फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी काफी डिटेल में हमने ऑलरेडी कर रखी है. प्रमोशन स्टेज, इनकॉर्पोरेशन स्टेज, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड कमेंसमेंट स्टेज. तो वो सारी स्टेजेस आप एक बार रिवाइज कर लेंगे. किसी भी स्टेज पे आपसे केस स्टडी या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और लेंथी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 6 नंबर का. ये सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करके बच्चों हमने देखा कि हमें पार्टनरशिप पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें कंपनी की फॉर्मेशन पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और 2023 और 24 का जो सैंपल पेपर मैंने डिस्कस कर रखा है उसमें भी 6 क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे पूछे गए हैं. यहाँ तक कि क्वेश्चन नंबर्स भी सेम है. तो वो सारे 6 क्वेश्चंस भी एक बार आप फिर से रिवाइज कर लेंगे. ये 10-12 क्वेश्चंस रिवाइज करने के बाद आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस, प्रेजेंटेशन टिप्स ये सब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप बहुत आसानी से अपने एनुअल पेपर में इन दोनों चैप्टर्स से रिलेटेड परफेक्टली क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे. सो क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर्स 1 एंड 2 हमने आज डिस्कस कर लिए हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चैप्टर्स 3 और 4 के जो 5 क्वेश्चंस हैं सैंपल पेपर में वो हम डिस्कस करेंगे. सी यू नेक्स्ट टाइम विद द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 3 एंड 4. टिल देन, गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड.